नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और सामूहिक संकल्प की शक्ति पर जोर देते हुए संदेश साझा किया है। पीएम ने कहा कि सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही देश आगे बढ़ता है और यही भावना भारत की प्रगति तथा समृद्धि की मजबूत नींव है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने एक वैदिक मंत्र का उल्लेख करते हुए सामान्य सोच और एकजुट हृदय और साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। पीएम का संदेश देशवासियों के बीच एकता, सहयोग और सामूहिक प्रयास की भावना को मजबूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने देश के विकास और समृद्धि के लिए सभी लोगों के मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां नागपंचमी के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में अमित शाह ने सभी को नागपंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है और उन्होंने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा से ये पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। नागपंचमी का पर्व भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ है और देश भर में श्रद्धालु इस अवसर पर विशेष पूजा करते हैं। अमित शाह के इस संदेश के जरिए देशवासियों के सुखद और मंगलमय जीवन की कामना की गई है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली में श्रावण माह के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंत्री आशीष सूद जनकपुरी स्थित आपको बता दें कि दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर आशीर्वाद लेते नजर आए। श्रावण माह में सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है और इसी कड़ी में मंत्री आशीष सूद ने भी मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंत्री किस तरीके से भगवान भोलेनाथ पर दुग्ध अर्पित कर रहे हैं। रुद्राभिषेक की ये जो पूरी जो नियम है वो किए जा रहे हैं, तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली पुलिस ने वंदे मातरम विवाद से जुड़ी कथित घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गाते समय हुई कथित घटना को लेकर शिकायत मिली थी और इसी शिकायत के आधार पर अब पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से भी जानकारी ली जा सकती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऊपरी असम के 4 जिलों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जारी की है और इस व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सुबह आपको बता दें कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों को हुए नुकसान के बीच सरकार की ओर से ये आर्थिक मदद, राहत पहुंचाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने और बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के विभिन्न इलाकों से पहुंचे फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी अपनी शिकायतें और समस्या रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन के दौरान प्रशासनिक, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े कई मामले मुख्यमंत्री के सामने आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी फरियादी को अनावश्यक परेशानी ना हो। जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री सीधे लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। चलेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या की घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने इसे बेहद दुखद बताया और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस से जुड़े लोग और उनके परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हत्या की घटना से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल जो है वो की जा रही है। वहीं अगली खबर राजस्थान से सामने आई है। राजस्थान के भरतपुरा के रुद्रावल में जातिगत जनगणना को लेकर कुशवाहा समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। समाज के प्रतिनिधियों ने आशंका जताई है कि जनगणना में कुशवाहा समाज की वास्तविक आबादी से कम आंकड़े दर्ज किए गए हैं और इसी मुकदमे को लेकर समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार और प्रशासन के सामने अपनी बात रखने का फैसला किया गया है। कुशवाहा समाज का कहना है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े भविष्य में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के आकलन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में सही और पारदर्शी गणना जरूरी है। समाज की ओर से गणना में किसी भी विसंगति को तत्काल दूर करने की मांग की जाएगी। हेमलता कुशवाहा ने साफ कहा है कि वास्तविक संख्या में किसी भी बड़ी चूक को कुशवाहा समाज स्वीकार्य नहीं करेगा। हाल में जो समाज के आंकड़े आंकलन किए गए हैं तो कहीं ना कहीं उनमें जो नतीजे बताए गए हैं वो आंकड़े गलत बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनको जो आंकलन किया गया है तकरीबन 4.25 लाख किया गया है और ये इनका मानना है कहीं ना कहीं के 2 जिले हैं उनमें ही इतनी जनसंख्या रहती है। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ कहोगे सर इस जो आंकड़ों को लेकर? जो सरकार ने जनसंख्या जो आंकड़े दिए हैं कुशवाहा समाज के 4.25 लाख के आसपास, इससे ज्यादा धौलपुर भरतपुर के अंदर अपने जनसंख्या है 4 लाख से ऊपर। जिला प्रदेश बहुत बड़ा है, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जयपुर। तो ये अनुमान है कि 8 लाख के लगभग हमारी जनसंख्या है। सरकार ने जो आंकड़े दिए वो गलत दिए हैं। सरकार पुनः इन पर समीक्षा कराए, जांच कराए। इस समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। समाज में इस समाज के आक्रोश के देखते हुए महिला सरकार को बड़ा नुकसान होगा। आगामी चुनावों में सरकार को इसकी खामी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आपके माध्यम से आप सकते हमारी आवाज पहुंचा है कि इसको द्वारा समीक्षा कराई जाए जिससे समाज को लाभ मिल सके। क्या कुछ कहोगे सर, क्या ये जो राजनीति कहीं ना कहीं मुद्दा बन सकता है? देखिए, कुशवाहा समाज बहुत आगे बढ़ रही है। सरकार नहीं चाहती कि वो आगे बढ़ पाए, इसलिए हमारी जनसंख्या को कम आंक करके हमको पीछे करना चाहती है। अगर उन्होंने अपनी ये मनमानी की तो निश्चित रूप से आने वाली जो चुनाव है उसमें हम उसका जवाब देंगे भरपूर। और हम किसी मायने में हम कहीं से कोई कम नहीं है और कुशवाहा समाज का दबदबा हमेशा से ही पूरे प्रदेश में बना हुआ है। हम हैं, हमसे जमाना, जमाने से हम नहीं। अब कोई हमें पीछे कर सके ऐसे किसी माई के लाल में दम नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सरकार ने जातीय समीकरण यानी जो जनसंख्या का आकलन दिया गया है, क्या कुछ कहोगे इसको लेकर? मैं बोलना चाहता हूँ, अब यहाँ आबादी है हमारे अनुमानित पर करीब 5000 आदमी की आबादी है। यहाँ बहुत सख्त नाराज है इस बात पे हम। ये राजनीति है कोई ना कोई। इसके वजह से जल संख्या हमारे लिए ये कम लाई गई है। जल संख्या कम क्यों कारण है, क्या कारण है? ये राजनीति का मोहब्बत है।
इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को, ये राजनीति खत्म होनी चाहिए इस तरह से। ये अलग से दूसरा इसकी जानकारी करनी चाहिए कि किस तरह से हमारी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या नहीं है। मैं इस बात को ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहीं ना कहीं जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या क्या कुछ कहोगे सर जो यहाँ जनसंख्या को आंकड़े दर्शाए गए? सर, आज हमने पूरे प्रदेश में कुशवाहा ने एक बिगुल बजाया है कि हमारे जनसंख्या के आंकड़े जो 3,78,374 बताए गए हैं वो निराधार गलत हैं। बीएलओ ने या तो घर बैठे ही काउंटिंग की है या लीपापोती की है। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, हमारी जनसंख्या 3,78,374 ना हो करके 7,60,000 है। इसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक और कर्मचारी संगठन में हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारी जनसंख्या के आंकड़े सही नहीं किए गए तो हम इस आगे चल के आंदोलन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं देखना होगा क्या जो सरकार है सकारात्मक रवैया अपनाती है या फिर इनको जो आगामी चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं इनको सरकार को मतलब खामजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश तमर के साथ इंडिया डी लाइव भरतपुर। हाल में जो यानी जो समाज के आंकड़े आंकलन किए गए हैं तो कहीं ना कहीं तो चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश भर में सावन मास के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते नजर आए। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर रही। मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर देश भर में शिव भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के शिव जो है वो माफ कीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त है वो पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे और अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। तस्वीरें यूपी की वाराणसी से सामने आई है, महाराष्ट्र के नासिक से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुजरात से भी तस्वीरें हैं और देश के कई और इलाकों में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे जो है वो सुनाई देते रहे, गूंजते रहे और जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय नजर आया। शिव भक्तों में एक अलग प्रकार का उत्साह देखने को मिला और पूरे श्रद्धा के साथ वो अपने आराध्य के आराधना में जुटे दिखाई दिए। वहीं अगली खबर राजस्थान से सामने आई है। राजस्थान के झुंझुनू के नवलगढ़ में ध्वजारोहण के दौरान तिरंगा उल्टा फहराने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में विधायक और कार्यवाहक एसडीएम ने ध्वजारोहण किया और सलामी भी दी। इसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रगान शुरू हुआ और इसी दौरान मौजूद लोगों की नजर तिरंगे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि झंडा उल्टा फहराया गया है। लोगों ने तुरंत कर्मचारी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद तिरंगे को सही किया गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद विधायक और कार्यवाहक एसडीएम ने इस लापरवाही को लेकर संबंधित कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा जो है वो लगातार बनी हुई है। वहीं अगली खबर राजस्थान के डीग जिले से है, जहां एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी खुशियों पर भारी पड़ गई। आपको बता दें कि जोरहरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव धौनसिंगा में बारात के दौरान एक कार की छत पर पटाखे जलाए जा रहे थे और इसी दौरान जलते पटाखे की चिंगारी कार के अंदर जा गिरी और देखते ही देखते गाड़ी में भीषण आग लग गई। कार से आग की ऊंची लपटें उठने लगी, जिसमें शादी समारोह में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। राहत की बात ये रहे कि कार में मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि बारात हरियाणा के धुनेला सोहना क्षेत्र से घोसिंगा
गांव में आई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आग की जो लपटें हैं वो गाड़ी को अपनी चपेट में लेती नजर आ रही है और गाड़ी से आसमान की ओर आग के जो गुब्बारे हैं, धुएं के जो काले गुब्बारे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से ये आग जो है वो कार को अपनी चपेट में लेती नजर आ रही है और ये बारात में जो आतिशबाजी हुई वो भारी पड़ गई। पटाखे की चिंगारी से धुआं उठा, पटाखे की चिंगारी की वजह से ये कार जो है वो आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते पूरे गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग जो है वो गाड़ी को अपनी चपेट में लेती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये एक लापरवाही की वजह से ये बड़ा जो हादसा है वो देखने को मिला। वहीं चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टीएचडीसी सुरंग में हुए हादसे के बाद बचाव अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी है। सुरंग में लापता 2 लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और हादसे के बाद अब तक 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव दल सुरंग के भीतर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच लापता लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन लगातार अभियान की निगरानी कर रहा है और सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। फिलहाल लापता दोनों लोगों की तलाश जारी है और रेस्क्यू अभियान को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। गुजरात के भरूच जिले के दाहेज स्थित विजन प्रोडक्ट कंपनी में तड़के सुबह भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग कंपनी के गोदाम से शुरू हुआ और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। रेजन का उत्पादन करने वाले इस कंपनी में आग पर काबू पाने के लिए 5 से अधिक दमकल टीमों को मौके पर तैनात किया गया। दमकल कर्मी आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी भी अभी स्पष्ट नहीं है, जबकि संपत्ति के नुकसान का जो आकलन है वो किया जा रहा है। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। तरह से आग की जो लपटें हैं वो आसमान छूती नजर आ रही है। आपको बता दें कि विजन प्रोडक्ट कंपनी में ये आग लगी है, आज सुबह ही आग लगी है और जिसके बाद ये जो आग का गुब्बार है वो आसमान छूता नजर आ रहा है। हालांकि गनीमत ये है कि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। बीरभूम के तारापीठ में एक होटल में भीषण आग लगने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक सभी लोग तारापीठ मंदिर में दर्शन करने आए थे और होटल में ठहरे हुए थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे होटल के एक एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग फैल गई और अचानक आग लगने से होटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी और फिलहाल आग लगने के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में G20 रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर फांद कर दूसरी कार से टकराई और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। रात की बात ये रही है कि हादसे के दौरान कारों के एयरबैग खुल गए, जिससे सवारी जो उस कार में सवार थे उनकी जान बाल बाल बच गई। आरोप है कि टक्कर मारने वाला कार चालक नशे में धुत था और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया।
सूचना मिलने पर गोमती नगर विस्तार पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तम नगर इलाके में 3 नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक तीनों नागरिक तय वीजा अवधि से अधिक समय से भारत में रह रहे थे और पूछताछ के दौरान वो भारत में अपने निवास और वैध प्रवास से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अब उनके भारत आने, यहाँ रहने की अवधि और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत दिल्ली पुलिस अवैध रूप से या तय अवधि से अधिक समय रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं अगली खबर महाराष्ट्र के वर्धा से सामने आई है। वर्धा के अलीपुर पुलिस स्टेशन में संघर्ष महिला ग्रुप की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस और महिला समूह ने मिलकर परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। कार्यक्रम में अलीपुर थाने की प्रभारी संगीता हेलोडे, पुलिस सहायक अधीक्षक वर्षा ताड़कर और प्रतिभा पाटिल और संघर्ष महिला ग्रुप की सदस्य मौजूद रही। इस दौरान पुलिस स्टेशन के परिसर में कई पौधे रोपे गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। थानेदार संगीता हेलोडे ने कहा कि पेड़ लगाना आज के समय की बड़ी जरूरत है और हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि आने वाले समय में इसका लाभ मिल सके। वहीं अगली खबर राजस्थान से सामने आई है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की लॉटरी की तारीखों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर को निकाली जाएगी। वहीं सरपंच और वार्ड पंचों के पदों के आरक्षण की लॉटरी 18 सितंबर को होगी। तारीखों में इस बदलाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों से जुड़े कार्यक्रमों में भी तेजी आने की उम्मीद है। लॉटरी प्रक्रिया के जरिए विभिन्न पदों और वार्डों के आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया का अगला चरण आगे बढ़ेगा। पंचायत चुनाव से जुड़े संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की नजर अब इन महत्वपूर्ण तारीखों पर टिकी हुई है। चलते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर जारी आदेश पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली ने आरोप लगाया है कि सरकार टूटी छतों, टपकती कक्षाओं और शिक्षकों की कमी जैसी खामियों को दूर करने के बजाय उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बिना अनुमति किसी को स्कूल में प्रवेश नहीं देने का आदेश जारी किया गया है ताकि स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने न आ सके। टीकाराम जूली ने इस आदेश को तानाशाही करार देते हुए राज्य सरकार से इसे जल्द वापस लेने की मांग की है और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि आदेश वापस नहीं हुआ तो इसके खिलाफ संबंधित और संविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रघुवीर नगर के गोदाम में भीषण आग लगी है। तो दिल्ली से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रघुवीर नगर के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दमकल की 4 गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से ये खबर सामने आई है, गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं दिल्ली से, जहां एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और ये जो खबर है हम आपको बता रहे हैं,
दिल्ली के रघुवीर नगर से ये खबर सामने आई है, जहां गोदाम में भीषण आग लगी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।